नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम आरती है। मेरी उम्र 30 साल है और मैं मुंबई जैसे बड़े शहर में पली बढ़ी हूँ। मैं पेशे से एक पेंटर हूँ। रंगों से खेलना मेरी जिंदगी है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरे पति रोहन एक आर्किटेक्ट है और अपने काम में बहुत अच्छे हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी नौकरी ऐसी है कि उन्हें अक्सर बाहर रहना पड़ता है। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन 6 महीने पहले एक हादसा हुआ। रोहन के पिताजी यानी मेरे ससुर जी दिल का दौरा पड़ने से गुजर गए। हम दोनों टूट गए थे। सबसे ज्यादा असर रोहन की माँ यानी मेरी सास सावित्री देवी पर पड़ा था। वो राजस्थान में हमारी पुश्तैनी हवेली में अकेली रह गई थीं। रोहन उस वक्त दुबई में एक बड़े प्रोजेक्ट पर था। पिताजी के देहांत के बाद वो जैसे तैसे 10 दिन के लिए आया और फिर उसे वापस जाना पड़ा। मैंने सास जी को मुंबई आकर हमारे साथ रहने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बेटा, उन्होंने मुझसे फ़ोन पर कहा था, मेरी जिंदगी मेरी यादें सब इसी हवेली से जुड़ी हैं। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अब 3 महीने और बीत चुके थे। रोहन का दुबई का प्रोजेक्ट और बढ़ गया था। मैं मुंबई में अकेली थी। एक रात रोहन का फ़ोन आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। आरती, उसने कहा, मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है। वो वहाँ बिल्कुल अकेली हैं। पिताजी के जाने के बाद वो बहुत चुप हो गई हैं। गांव में हमारा कोई और करीबी रिश्तेदार भी नहीं है। बस एक पुराना नौकर है, मूंगालाल, लेकिन वो भी अब बूढ़ा हो गया है। मैंने उन्हें फिर कहा था मुंबई आने को रोहन, पर वो नहीं मानती। मैंने जवाब दिया, मैं जानता हूँ। रोहन ने गहरी सांस ली। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ हफ्तों के लिए माँ के पास चली जाओ। तुम्हारा मन भी बदल जाएगा और माँ को भी सहारा मिल जाएगा। प्लीज़ आरती, मेरे लिए। मैं एक पल के लिए झिझकी। मैं अपनी सास से बस 2-3 बार ही मिली थी, वो भी शादी के समय। वो बहुत कम बोलती थी, पारंपरिक और थोड़ी सख्त मिजाज की लगती थी। और वो हवेली, मैंने सिर्फ तस्वीरें देखी थी, पुरानी, विशाल और थोड़ी डरावनी। रोहन वहाँ नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता और मैं माँ जी को ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, यही तो मौका है आरती, तुम उन्हें जान जाओगी। वो दिल की बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ी अकेली हो गई हैं। प्लीज़, बस 1 महीने की बात है, फिर मैं भी आ जाऊँगा। रोहन की आवाज़ में इतनी मिन्नत थी कि मैं मना नहीं कर पाई। आखिरकार वो मेरी माँ जैसी ही थी। ठीक है रोहन, मैं चली जाऊंगी, मैंने कहा। हवेली का सन्नाटा। अगले हफ्ते मैं अपना पेंटिंग का सामान और ज़रूरत की चीज़ें पैक करके राजस्थान के लिए निकल पड़ी। जयपुर पहुंचने के बाद मुझे गांव तक पहुंचने के लिए 3 घंटे की टैक्सी और लेनी पड़ी। रास्ता कच्चा और सुनसान था। आखिरकार शाम ढलते ढलते मैं उस विशाल हवेली के सामने खड़ी थी। ये हवेली तस्वीरों से कहीं ज्यादा बड़ी और पुरानी थी। सूरज डूब रहा था और हवेली की परछाई पूरे आंगन में फैली हुई थी। दरवाज़ा इतना बड़ा था जैसे किसी किले का हो। मैंने दरवाजे पर लगी लोहे की भारी कड़ी खटखटाई। कुछ देर बाद एक बूढ़े से आदमी ने दरवाज़ा खोला। वो शायद मूंगालाल था। उसने मुझे घूर कर देखा। कौन जी? मैं आरती हूँ, रोहन की पत्नी। उसका चेहरा थोड़ा बदला। ओह, बहू रानी, आइए आइए। मैं अंदर दाखिल हुई। आंगन बहुत बड़ा था, लेकिन बेतरतीब। बीच में एक पुराना सूखा हुआ फव्वारा था। हवेली के अंदर अंधेरा था। माँ जी कहाँ हैं? मैंने पूछा। मालकिन अपने कमरे में है, आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। मैं बड़े से हॉल में रखे एक पुराने सोफे पर बैठ गई। दीवारों पर मेरे ससुजी और उनके पूर्वजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थीं। सबकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे मुझे ही घूर रही हों। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराना चंदन, धूल और सीलन। तभी सीढ़ियों के किसी के उतरने की आवाज़ आई। मैंने देखा, मेरी सास सावित्री देवी नीचे आ रही थीं। उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। वो पहले से ज्यादा कमज़ोर और दुबली लग रही थीं। माँ जी, मैं उठकर उनके पास गई और उनके पैर छुए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आ गई बेटा? उनकी आवाज़ में कोई भाव नहीं था। जी माँ जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, उन्होंने कहा। आओ, तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। मूंगा, बहू का सामान ऊपर ले आओ। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था। कमरा बहुत बड़ा था, जिसमें एक पुरानी चारपाई, एक बड़ी सी अलमारी और एक ड्रेसिंग टेबल थी। तुम आराम करो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ, माँ जी कहकर चली गईं। मैंने खिड़की खोली। बाहर दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन दिख रही थी। कोई दूसरा घर नहीं, कोई रोशनी नहीं। मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ कितनी अकेली हूँ। मैंने रोहन को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। बदलते रंग। शुरू के कुछ दिन अजीब सी शांति में बीते। माँ जी बहुत कम बोलती थीं, लेकिन मेरा पूरा ख्याल रखती थीं। वो सुबह जल्दी उठ जाती और मेरे लिए खुद नाश्ता बनाती।
अरे माँ जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं बना लूंगी। मैं एक सुबह रसोई में जाते हुए बोली। वो मुड़ी और मुझे अजीब सी नजरों से देखा। तकलीफ कैसी बेटा? रोहन ने फोन पर खास कहा था कि तुम्हें करेले की सब्जी बहुत पसंद है। देखो, आज मैंने वही बनाई है। मैं हैरान रह गई। मुझे करेले से सख्त नफरत थी। रोहन ये बात अच्छी तरह जानता था। लेकिन माँ जी, मुझे करेले नहीं पसंद। झूठ मत बोलो। उनकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। मेरे बेटे ने कहा है, उसे कैसे नहीं पता होगा? चुपचाप खा लेना। मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप वो सब्जी खा ली। धीरे धीरे मुझे उनकी बातों में एक अजीब सा अपनापन या कहूं कि हक जताना महसूस होने लगा। वो मेरे बहुत करीब आकर बैठती, मेरे बालों को सहलाती। तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं आरती, वो एक दोपहर बोली जब मैं आंगन में बैठकर स्केचिंग कर रही थी। किसकी तरह माँ जी? मैंने पूछा। उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया। इन्हें खुला मत रखा करो, नजर लग जाती है। शाम को मैं तेल लगा दूंगी। रात को खाने के बाद वो सचमुच चमेली के तेल की कटोरी लेकर मेरे कमरे में आ गई। आओ बेटा। माँ जी, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना आओ। उनकी आवाज में हुक्म था। मैं चुपचाप बैठ गई। उन्होंने मेरे बालों में तेल लगाया। उनके हाथ ठंडे थे लेकिन उनकी उंगलियों की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो मेरे सर पर मालिश करते करते कुछ बुदबुदा रही थी। क्या कह रही हैं आप? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस कह रही थी कि रोहन कितना खुशनसीब है, उसे तुम मिली। फिर उन्होंने मेरी ठोडी को पकड़ा और मेरा चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हारी आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं। उसे भी अपनी आंखों पर बहुत घमंड था। किसे? माँ जी। मैं थोड़ी असहज हो गई थी। वो मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान उनकी आंखों तक नहीं पहुंची। मेरी एक पुरानी सहेली थी। चलो अब सो जाओ, देर हो गई है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने कई बार उठकर दरवाजा चेक किया, वो अंदर से बंद था। बंद दरवाजे का राज। अगले कुछ दिनों में माँ जी का बर्ताव और भी अजीब होता गया। वो मुझे हवेली में कहीं भी अकेले नहीं जाने देती थी, खासकर पहली मंजिल के आखिरी कोने वाले कमरे के पास। वो कमरा हमेशा बंद रहता था। माँ जी, ये कमरा क्यों बंद रहता है? मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया। वो एकदम रुक गई। वो पुराना स्टोर रूम है। उसमें पुराने जमाने का कबाड़ भरा है। सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। तुम वहां मत जाया करो। उन्होंने इतनी सख्ती से कहा कि मैंने दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं की। एक शाम मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर रही थी। माँ जी मेरे पास आकर बैठ गईं। ये क्या बनाती रहती हो दिन भर? ये लैंडस्केप है माँ जी। हाँ, उन्होंने मेरे कैनवस को घूरते हुए कहा। उसे भी ये सब बहुत पसंद था। दिन भर कागज काले करती रहती थी। कहती थी वो बहुत बड़ी कलाकार है। अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। कौन माँ जी? आप बार बार उसका जिक्र करती रहती हैं। कौन थी वो? माँ जी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम्हें जितनी जरूरत है उतना ही पूछो बहू, ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। वो उठकर चली गई। उस रात हवेली में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे मूंगालाल से बात करने की सूझी। वो हवेली में सबसे पुराना था, वो जरूर कुछ जानता होगा। अगली सुबह जब माँ जी पूजा करने मंदिर गई हुई थी, वो मुझे कभी साथ नहीं ले जाती थी। मैं मूंगालाल के पास गई। वो आंगन में झाड़ू लगा रहा था। काका, मैंने धीरे से कहा। वो चौंक गया। जी बहू रानी। काका, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो घबरा गया। नहीं नहीं बहू रानी, मालकिन गुस्सा करेंगी। वो यहाँ नहीं है। प्लीज मुझे बताइए वो बंद कमरा किसका है और माँ जी किसकी बातें करती रहती हैं? मूंगालाल ने कांपते हुए हाथों से झाड़ू नीचे रखी। उसने इधर उधर देखा और फिर फुसफुसाया। वो कमरा माया देवी का था। माया देवी? वो कौन थी? वो साहब की पहली पत्नी थी, आपकी सास की बड़ी बहन। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? रोहन के पिताजी की 2 शादियां हुई थी? हाँ बहू, साहब का ब्याह पहले माया देवी से हुआ था। वो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल आपकी तरह। उन्हें भी ये चित्र बनाने का बहुत शौक था। मालकिन तब छोटी थी और अपनी बहन के साथ यहीं रहती थी। फिर एक दिन माया देवी अचानक गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? कोई कहता है वो किसी के साथ भाग गई, कोई कहता है उन्होंने कुएं में कूदकर जान दे दी। किसी को सच नहीं पता। उनके जाने के 6 महीने बाद ही साहब का ब्याह मालकिन से करा दिया गया। तब से वो कमरा बंद है। मालकिन किसी को वहां जाने नहीं देती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन रोहन ने मुझे ये सब कभी नहीं बताया। साहब ने शायद रोहन बाबू को बताने से मना किया होगा, पुरानी बातें थी। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। माँ जी वापस आ गई थी। मूंगालाल मुझे देखते ही घबराकर अपने काम में लग गया। माँ जी ने मुझे और मूंगालाल को शक की निगाह से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। डायरी के पन्ने। अब मेरा उस हवेली में एक पल भी दम घुट रहा था। मुझे रोहन से बात करनी थी लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था।
मेरे दिमाग में बस वही बंद कमरा घूम रहा था। मुझे जानना था कि उस कमरे में ऐसा क्या है। 2 दिन बाद मुझे मौका मिला। माँ जी ने कहा कि वो गांव के बाहर वाले मंदिर जा रही हैं और उन्हें लौटने में देर रात हो जाएगी। उन्होंने मूंगालाल को भी बाजार से कुछ सामान लाने भेज दिया। हवेली में मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं पहली मंजिल के उस कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर एक बड़ा सा पीतल का ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास देखा, पास ही में एक पुराना संदूक रखा था, शायद उस पर मूंगालाल अपने औजार रखता था। मुझे उसमें से एक मुड़ी हुई लोहे की छड़ मिली। कुछ देर की मशक्कत के बाद पुराना ताला खट की आवाज के साथ टूट गया। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। एक जोर की चरमराने की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर घुप अंधेरा था और धूल की एक तेज गंध मेरी नाक में घुस गई। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई। ये स्टोर रूम नहीं था, ये एक बेडरूम था। सब कुछ ढका हुआ था, लेकिन एक सलीके से, जैसे